हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आज हम वापस आ चुके हैं अपने पॉलिटी के क्रैश कोर्स के साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे पार्लियामेंट चैप्टर को कवर कर रहे हैं। पार्लियामेंट में हमने अभी तक 6 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। काफ़ी छोटी छोटी वीडियोस हैं, 20-20 मिनट की वीडियोस हैं। आप जाके अपना पूरा पॉलिटी का क्रैश कोर्स जो है हमारे इन वीडियोस के थ्रू कवर कर सकते हैं। आप ऊपर दिए हुए लिंक में जाके क्लिक करिए, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पे आपको पूरे पॉलिटी का क्रैश कोर्स मिलेगा। अभी तक जितने भी लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स हैं पार्लियामेंट से पहले, मैंने वो सभी इस क्रैश कोर्स में कंप्लीट करा दी हैं। और जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया है कि मई स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी का पॉलिटी का क्रैश कोर्स पूरा कवर करा दूंगी। लक्ष्मीकांत को चैप्टर वाइज पूरा आपके लिए कवर करा के रखूंगी। तो ये आपका वन सोर्स टॉप सोल्यूशन बन जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है लक्ष्मीकांत को कवर करने के लिए। आप बस इन वीडियोज़ को देखते रहिए, एक बार नहीं 3 बार 4 बार आप देखिए, क्योंकि रिविजन इज़ द की। रिविजन इज़ द की इन प्रीलिम्स। आप जितनी बार रिवाइज करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ठीक है, अब हम विदाउट टाइम वेस्ट करें अपना स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वाले वीडियो में जो था ऑर्डिनरी बिल्स तक का पूरा प्रोसीजर अपना देख लिया था कि ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं, किस तरीके से पास होते हैं। आज जो है हम मनी बिल को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आ जाते कि कौन से आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 110 में जो है मनी बिल को पूरा डिफाइन किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मनी बिल को डिफाइन किया गया है। जैसे कि मैं आपको बार बार बताती हूँ, यूपीएससी इस चीज़ के ऊपर पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिफाइंड दिस टर्म और इट हैज़ नॉट डिफाइंड दिस टर्म। सो मनी बिल हैज़ बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. It states that a bill is deemed to be a money bill if it contains only provision dealing with all or any of the following matters. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ बोला है कि अगर इनमें से कोई मैटर है तभी वो मनी बिल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। जैसे कि इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। मतलब टैक्स से रिलेटेड ये जितने भी इश्यूज़ हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है उस बिल में तो मनी बिल माना जाएगा। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। देखिए, ध्यान रखिए, बस यूनियन गवर्नमेंट दिया गया है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिया गया है या लोकल गवर्नमेंट नहीं दिया गया है। जब यूनियन गवर्नमेंट की बोरोइंग की बात हो रही है तो उसको मनी बिल के अंडर कंसिडर किया जा सकता है। द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड। देखिए, कंसोलिडेटेड फंड की कस्टडी और कंटिजेंसी फंड की कस्टडी, ये दोनों ही मनी बिल के अंडर आता है। द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जब आपको इसमें से पैसा निकालना होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, तो वो मनी बिल के अंडर आता है। जैसे कि हमें पता है हर साल जब बजट पास होता है तो जो चार्जेस जो होते हैं विच आर मेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सभी जो है विच आर मेड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सॉरी मैंने गलत बोल दिया पहले चांस में, तो वो सब के लिए हमें अप्रोप्रिएशन बिल भी एक पास करना पड़ता है। वो मनी बिल के थ्रू जो है हम यहाँ पे पैसे निकाल सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड से। डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर। देखिए, जो चार्ज होते हैं ना एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जैसे कि प्रेसिडेंट की सैलरी अलाउंसेस हो गए, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी हो गई, सभी चार्ज होते हैं। मैंने आपको पहले के चैप्टर्स में बताए हैं। अगर ऐसा कोई डिक्लेयर करना है या किसी और पोजीशन को लेकर आना है कि इसकी सैलरी अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होगी, या कोई नया एक्सपेंडिचर ऐड करना है जो कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर चार्ज होगा, अगर ऐसा कुछ नया लेकर आना है तो उसके लिए मनी बिल पास करना पड़ेगा। द रिसीप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी और द ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन और स्टेट। एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबव। इन सभी में से कोई भी मैटर हो तो वो मनी बिल माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ मनी बिल नहीं मानी जाएगी। However, a bill is not deemed to be a money bill by reason only if it provides for। देखिए, अब इसमें ये भी स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है कि किसको मनी बिल नहीं माना जाएगा। इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पेक्यूनरी पेनल्टीज। देखिए, अगर कोई भी आप फाइन लगा रहे हैं कि ठीक है कोई ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये फ़ाइन लगेगा, तो इस तरीके की चीज़ों को आप मनी बिल में नहीं ला सकते हैं। द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और फीस फॉर सर्विस रेंडर्ड। कोई भी आप फीस ले रहे हैं कहीं से, लाइसेंस के लिए कोई फीस ले रहे हैं, वो मनी बिल में नहीं आ सकता। इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी फॉर लोकल पर्पस। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लोकल अथॉरिटीज़ हैं या स्टेट अथॉरिटीज़ के द्वारा कोई टैक्स लगाया जा रहा है वो मनी बिल में नहीं आएगा। इफ़
any question arises whether a bill is money bill or not, the decision of speaker of लोक सभा is final। देखिए यहाँ पे स्पीकर का डिसीजन फाइनल है। स्पीकर यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। स्पीकर का डिसीजन जो है मनी बिल के रिगार्ड में वो फाइनल होता है और वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। हिज डिसीजन ऑन दिस रिगार्ड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इवन द प्रेसिडेंट तक के पास इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जबकि हमें पता है जो नॉर्मल जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं उनको जो है प्रेसिडेंट के पास फाइनली एक मर्सी पिटीशन डाली जा सकती है। बट जो यहाँ पे स्पीकर का डिसीजन होता है बिल के ऊपर, दैट वेदर द बिल इज़ मनी बिल और नॉट, उसके ऊपर किसी भी कोर्ट में क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती है। When a money bill is transmitted to Rajya Sabha for recommendation and presented to the President for assent, the Speaker endorses it as money bill. The Constitution lays down special procedure for passing of money bill in Parliament. Constitution ने खुद डिफाइन भी किया है और Constitution ने ही यहाँ पे प्रोसीजर को भी ले डाउन किया है। अब मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोक सभा एंड दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पे मनी बिल बस लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता मनी बिल, और वो भी प्रेसिडेंट को पहले रिकमेंड करना पड़ेगा तब जाके मनी बिल लोकसभा में आता है। अब देखिए अगर आपको कंफ्यूज करना होगा तो ऐसे कैसे यहाँ पे स्टेटमेंट्स को चेंज किया जा सकता है, दैट अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा, तो ये गलत हो जाएगा। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर लिख दिया अगर यहाँ पे, या स्पीकर की रिकमेंडेशन पे लिख दिया, तो आपको इस तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है पेपर में। एवरी सच बिल इज कंसिडर्ड टू बी अ गवर्नमेंट बिल एंड कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय अ मिनिस्टर। देखिए इन बिल्स को जो है, जो भी मनी बिल होते हैं उनको बस मिनिस्टर्स जो हैं यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा था पब्लिक बिल्स आ जाते हैं और प्राइवेट मेंबर बिल जो आ जाते हैं, ये मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था, आप जाके उन लास्ट वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने पब्लिक बिल के बारे में और प्राइवेट बिल के बारे में डिस्कस किया था। जो पब्लिक बिल होते हैं उनको बस मिनिस्टर्स लॉन्च करते हैं, वैसे ही जो ये मनी बिल होता है ना वो भी एक तरीके का पब्लिक बिल ही है जिसको बस मिनिस्टर्स लॉन्च कर सकते हैं, कोई प्राइवेट मेंबर नहीं लेकर आ सकता इसको। आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड बाय लोक सभा इट इज ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा फॉर इट्स कंसिडरेशन। द राज्यसभा हैज़ रिस्ट्रिक्टेड पावर विद रिगार्ड टू मनी बिल। देखिए ऐसा नहीं, लोकसभा में लॉन्च तो हुआ है उसके बाद राज्यसभा के पास भी जाएगा, बट अब राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर है। पहला तो ये है कि राज्यसभा इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। राज्यसभा जो है अगर इसमें कोई अमेंडमेंट भी लेकर आता है तो वो लोकसभा की चॉइस होती है कि लोकसभा इस अमेंडमेंट को माने या ना माने, वो उसके अमेंडमेंट को पूरी तरीके से रिजेक्ट भी कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट मस्ट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज विद और विदाउट रिकमेंडेशन। देखिए अगर इन्होंने 14 दिन के अंदर अंदर बिल को रिटर्न नहीं किया ना लोकसभा को, राज्यसभा ने अगर, तो लोकसभा ही मानता है कि बिल जो है एक्सेप्ट हो चुका है, उसके बाद उनके ऊपर कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जा सकता है। द लोकसभा कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। ये लोकसभा की पूरी पूरी चॉइस से एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी रिकमेंडेशन को जो भी राज्यसभा ने दिया है। तो मतलब बेसिकली राज्यसभा के पास बस इस बिल को मैक्सिमम 14 दिन रखने की पावर है, या 14 डेज के लिए कुछ भी करिए, बट फाइनली लोकसभा के पास ही आएगा और फाइनल डिसीजन लोकसभा ही लेगा इसके ऊपर। और अगर इन्होंने 14 डेज में कुछ भी नहीं किया, अगर रिजेक्ट भी कर दिया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली मनी बिल का जो अल्टीमेट पावर होता है वो लोकसभा के पास ही होता है। इफ़ लोकसभा एक्सेप्ट्स एनी रिकमेंडेशन द बिल इज़ डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउसेज इन द मॉडिफाइड फॉर्म। क्योंकि अब मॉडिफाई हो गया, अगर लोकसभा ने उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया जो राज्यसभा ने दिया है, तो अब ऐसा माना जाएगा कि अब मॉडिफाइड फॉर्म है क्योंकि मॉडिफाई हो चुका है अब। इफ़ द लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन द बिल इज़ देन डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउसेज इन ओरिजिनल फॉर्म। ये इसमें इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें पता ही है इस बात का। इफ़ द राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज, देखिए बस 14 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं भेजा तो माना जाता है कि बिल पास हो चुका है, दोनों हाउसेज ने बिल को पास कर दिया है इन द ओरिजिनल फॉर्म। दस द लोकसभा हैज़ मोर पावर्स देन राज्यसभा विद रिगार्ड टू मनी बिल। ये बात हमें पता ही है कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है मनी बिल के रिगार्ड में। ऑन द अदर हैंड बोथ द हाउसेज हैव इक्वल पावर विद रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल। जब हमने पीछे देखा था तो हमने देखा था कि अगर राज्यसभा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई अमेंडमेंट्स दे रहा है जिसे लोकसभा नहीं मान रहा, या वाइस वर्सा हो रहा है, तो उस केस में जॉइंट सिटिंग होती है।
बट अब हम देख रहे हैं कि मनी बिल के केस में जॉइंट सेटिंग का तो सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि राज्यसभा एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे कुछ भी करे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लोकसभा के पास अल्टीमेट पावर्स है मनी बिल को लेकर। फाइनली व्हेन अ मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ही में ईदर गिव हिज एसेंट और विद होल्ड। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट भी बस दो ही चीज़ें कर सकते हैं मनी बिल के साथ, या तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं बिल को, या फिर वो बिल को डिक्लाइन कर सकते हैं, बट वो उसे रिकन्सिडरेशन के लिए हाउस में नहीं भेज सकते। यहाँ पे उनके पास ही थर्ड पावर चली जाती है। आप प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा, यहीं से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या प्रेसिडेंट बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, वो नहीं भेज सकते। नॉर्मली द प्रेसिडेंट गिव्स हिज एसेंट टू अ मनी बिल एज इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विद हिज प्रायर परमिशन, क्योंकि हमें पता ही है कि बिल को प्रेजेंट होने के लिए पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है। तो प्रेसिडेंट इसको रिकन्सिडरेशन के लिए क्यों ही भेजेंगे, जब प्रेसिडेंट के ही रिकमेंडेशन से वो बिल पार्लियामेंट में आया है, सॉरी लोकसभा में आया है, तो प्रेसिडेंट क्यों रिकन्सिडरेशन के लिए भेजेंगे। तो या तो प्रेसिडेंट यहाँ पे येस करते हैं या नो करते हैं, मतलब रिटर्न वाला यहाँ पे वो नहीं है कि प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं बिल को। अब मनी बिल में ही अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स में आ जाता है जो फिजिकल मैटर के साथ डील करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द टर्म फाइनेंशियल बिल इन टेक्निकल सेंस। फाइनेंशियल बिल्स जो तीन तरीके के हैं, सबसे पहले मनी बिल आ चुके जो हमने पढ़ लिए, फिर आ जाते हैं फाइनेंशियल बिल 1 जो कि आर्टिकल 117(1) में है, फिर आ जाते हैं फाइनेंशियल बिल 2 जो कि आर्टिकल 117(3) में है। ये दो तरीके के, अब ये जो हमने 110 वाला तो पढ़ लिया, अब हम इन दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। दिस क्लासिफिकेशन इम्प्लाइज दैट मनी बिल आर सिंपली अ स्पीशीज ऑफ फाइनेंशियल बिल। मनी बिल बस एक टाइप है फाइनेंशियल बिल का। फाइनेंशियल बिल में बाकी दो बिल्स और आते हैं, ये चीज़ हमने पीछे देख ली। हैंस ऑल द मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स। जितने भी मनी बिल्स हैं वो तो फाइनेंशियल बिल्स हैं ही, बट ऑल द फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पे जो ये वाले फाइनेंशियल बिल 1 और 2 हैं ये मनी बिल नहीं है, बट जितने भी मनी बिल होंगे वो फाइनेंशियल बिल तो होंगे होंगे क्योंकि इसके अंडर ही लाई कर रहे हैं। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपको डिफरेंस अच्छे से समझा पाऊँ यहाँ पे। ओनली दोज फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स विच कंटेन एक्सक्लूसिवली दोज मैटर्स विच आर मैंशनड इन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो एक्सक्लूसिवली आर्टिकल 110 में मेंशन है, अगर उन प्रोविजंस को लेके कुछ भी हो रहा है तो बस वही मनी बिल माना जाता है, जो कि हमने इधर ये चीज़ देखी थी। देखिए, अगर बस इन्हीं स्पेसिफिक प्रोविजंस को लेके कोई भी बिल लाया गया है उसी को आर्टिकल 110 में माना जाएगा, बाकी सबको नहीं माना जाएगा। दीज आर टू बी सर्टिफाइड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज मनी बिल। हमने पीछे देख लिया, स्पीकर को सर्टिफाई करना पड़ता है। द फाइनेंशियल बिल्स 1 and 2 ऑन द अदर हैंड हैव बीन डेल्ट विद इन आर्टिकल 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 117(1) एंड आर्टिकल 117(2) यहाँ पे जो है बाकी के फाइनेंशियल बिल्स के साथ डीलिंग हो रही है। अब हम देखेंगे सबसे पहले फाइनेंशियल बिल 1 की क्या पोजीशन है। फाइनेंशियल बिल 1 इज़ अ बिल contains not only any or all the matters mentioned in article 110। आर्टिकल 110 तो होगा ही होगा, बट ऑल्सो अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन। मतलब बेसिकली अगर मैं आपको इसको ऐसे समझाऊँ तो आर्टिकल 110 प्लस मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन जो है यहाँ पे आ जाते हैं मनी बिल फाइनेंशियल बिल 1 के अंडर। फॉर इंस्टेंस अ बिल दैट कंटेन्स बोरोइंग क्लॉज बट डज नॉट एक्सक्लूसिवली डील विद बोरोइंग। देखिए, बोरोइंग का क्लॉज तो है जो कि आर्टिकल 110 में है, बट एक्सक्लूसिवली इसके बारे में बात नहीं है, और भी चीज़ों के बारे में बात हो सकती है, मतलब ये जनरल लेजिस्लेशन के भी बारे में बात हो सकती है। तो ये फाइनेंशियल बिल 1 में आ जाएगा। इन 2 रिस्पेक्ट्स अ फाइनेंशियल बिल 1 इज सिमिलर टू मनी बिल। जैसे कि पहला 2 तरीके जिससे फाइनेंशियल बिल 1 जो मनी बिल के बराबर है, कैसे? बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। फाइनेंशियल बिल 1 भी बस लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इसका इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। दोनों के आने के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी है। ये मनी बिल की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे फाइनेंशियल बिल 1 की बात हो रही है। दोनों के आने के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट का एसेंट ज़रूरी है, और दोनों ही बस लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इन ऑल अदर मैटर्स our financial bill 1 is governed by the same legislative procedures applicable to an ordinary bill। बाकी सब जो वही है कि यहाँ पे जॉइंट सेटिंग भी हो सकती है, राज्यसभा एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है। बाकी कुछ भी मनी बिल जैसा नहीं होता फाइनेंशियल बिल 1 में। ऐसा नहीं होगा कि राज्यसभा एक्सेप्ट नहीं कर वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। हेंस इट कैन बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय राज्यसभा एक्सेप्ट दैट एन अमेंडमेंट अदर देन रिडक्शन और एबॉलिशन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी मूव्ड इन ईदर हाउस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट।
That is, the recommendation of president is not required for moving an amendment making provisions for reduction of an tax. In case a disagreement between the two houses over a bill, a president can summon a joint sitting. देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया joint sitting हो सकती है. When the bill is presented to the president, he can either give his assent to the bill or withhold his assent, और return भी कर सकते हैं. जैसे कि हमने मनी बिल में देखा था कि प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते. फाइनेंशियल बिल 1 में प्रेसिडेंट रिटर्न भी कर सकते हैं. एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, रिटर्न करना रिकंसिडरेशन के लिए. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास यहाँ पे तीनों ही पावर्स होती हैं. अब आ जाता है फाइनेंशियल बिल 2. फाइनेंशियल बिल 2 क्या होता है? फाइनेंशियल बिल 2 कंटेन्स प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर मेंशन्ड इन आर्टिकल 110. देखिए यहाँ पे जो है आर्टिकल 110 की कोई भी बात नहीं हो रही फाइनेंशियल बिल 2 में, बट अगर कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो उसकी बात होगी फाइनेंशियल बिल 2 में. इट इज़ ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. इट इज़ गवर्न बाय सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विच इज़ एप्लीकेबल टू एन ऑर्डिनरी बिल. इसको हर रिस्पेक्ट में ऑर्डिनरी बिल की तरह ही रखा जाता है. बस एक स्पेशल फीचर होता है फाइनेंशियल बिल 1 में जो ऑर्डिनरी बिल्स में नहीं होता, जो अब हम देखेंगे. द ओनली स्पेशल फीचर ऑफ दिस बिल इज दैट इट कैन नॉट बी पास बाय ईदर हाउस अनलेस द प्रेसिडेंट हैज़ रिकमेंडेड टू द हाउस द कंसिडरेशन ऑफ द बिल. देखिए जब तक प्रेसिडेंट हाउस को इसको कंसिडर करने के लिए नहीं बोलेंगे तब तक हाउसेज जो है इन बिल्स को कंसिडर नहीं करेंगे. तो मतलब प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी होती है फाइनेंशियल बिल 2 के लिए. हेंस फाइनेंशियल बिल 2 कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर इट्स इंट्रोडक्शन. देखिए अभी जो है फाइनेंशियल बिल 2 जो है किसी भी हाउस में जा सकते हैं और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं चाहिए, जो हमें मनी बिल में चाहिए थी और फाइनेंशियल बिल 1 में चाहिए थी. बस यहाँ पे जो है इनको प्रेसिडेंट को जो है हाउस को बोलना पड़ेगा कि आप इन्हें कंसिडर करिए. In other words, the recommendation of president is not required at the introduction stage, but it is required at the consideration stage. देखिए बाकी में क्या हो रहा था कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है फर्स्ट स्टेज पे चाहिए. देखिए अगर बिल आना है मनी बिल तभी चाहिए, बट अब अगर मनी बिल बन चुका है, अब जब हाउसेस को कंसिडर करना होगा उस स्टेज पे यहाँ पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होगी. उसके अलावा हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए. इट कैन बी ईदर रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू houses over such a bill, the president can summon a joint sitting of the two houses to resolve the bill. देखिए यहाँ पे joint sitting भी हो सकती है और प्रेसिडेंट भी एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं और रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं. बस ये जो प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन चाहिए कि प्रेसिडेंट जो है हाउस को रिकमेंड करे कि आप बिल को कंसिडर करिए. वो कंसिडरेशन वाली स्टेज का जो एक पर्सपेक्टिव होता है वो अलग होता है फाइनेंशियल बिल 2 में. बाकी सभी रिस्पेक्ट्स में फाइनेंशियल बिल 2 जो होता है वो एक ऑर्डिनरी बिल की तरह एक्ट करता है. देखिए गाइस ये फिर एक टेबल है, यहाँ पे जो है पूरा यहाँ पे समरी दिया गया है ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है. मैं अभी आपको नहीं बता रही क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं ना मैंने सभी आपको पीछे मनी बिल एक्सप्लेन करते टाइम बता दिए हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप टेबल को स्टडी कर सकते हैं. फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए. कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, ठीक है. अब हम देखते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस. देखिए जो हमने पीछे देखा जब बिल में जो है कि दूसरे हाउस ने रिटर्न कर दिया है, दूसरे हाउस ने कोई भी अमेंडमेंट दिया है जो फर्स्ट हाउस ने एक्सेप्ट नहीं किया या दूसरे हाउस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो उस केस में जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है. जॉइंट सिटिंग इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मशीनरी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ओवर द पैसेज ऑफ द बिल. ये सब चीज़ें हम पीछे देख चुके कौन कौन से कंडीशन है कि बिल जो रिजेक्ट हो चुका है. इफ़ द हाउस हैज़ finally disagreed as to the amendments of the bill to be made in the bill, amendments के ऊपर disagreement हो चुका है. If more than 6 months have elapsed from the date of receipt of the bill by other house without being passed by it, अगर 6 months जो है पास हो चुके हैं और दूसरे हाउस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है तो इन तीनों ही केसेस में जॉइंट सिटिंग को बुलाया जा सकता है. इन द above 3 situations the president can summon both the houses to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the bill. It must be noted here that the provision of the joint sitting is applicable to ordinary bills or financial bills only and not to money bill और constitutional amendment bills. देखिए जब हमने दोनों ही बिल्स पढ़े थे कि मनी बिल में भी जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं हो सकता और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं होता है. इन दोनों ही बिल्स में जो है दूसरा हाउस
उस चीज़ को रिजेक्ट नहीं करता है। इन केस ऑफ मनी बिल द लोकसभा हैज़ ओवरराइडिंग पावर वाइल अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय ईच हाउस सेपरेटली। तो यहाँ पे इन दोनों ही बिल्स में कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। In reckoning the period of 6 months, no account can be taken of any period during which the other house to which the bill has been sent is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days. अगर 4 दिन से ज़्यादा के लिए कभी भी ये प्रोरोग है या सेशन में नहीं है, उस टाइम के लिए उस टाइम पीरियड को 6 months में नहीं गिना जा सकता है. If the bill under dispute has already lapsed due to dissolution of the Lok Sabha, no joint sitting can be summoned. देखिए, अगर ये बिल ऑलरेडी, क्योंकि लोकसभा अगर लैप्स हो गया, हमने पीछे कंडीशंस देखी थी किस किस बिल में जो है किस किस केस में जो है बिल लैप्स हो सकता है, तब हमने देखा था कि अगर लोकसभा जो है डिज़ोल्व हो सकता है, हो जाता है, उस केस में बिल कब कब डिज़ोल्व होता है, डिज़ोल्व हो जाता है. आप जाके उस पूरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे कोई जॉइंट सेटिंग नहीं हो सकती, बट जॉइंट सेटिंग कैन बी हेल्ड इफ़ द लोकसभा इज डिज़ोल्व आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज़ नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन सच अ सिटिंग. ये चीज़ भी हमने पीछे देख ली थी कि इस केस में जॉइंट सिटिंग हो सकती है. अगर प्रेसिडेंट ने लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले ही बोल दिया कि इस बिल के ऊपर जो है जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, तो अब जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी. बट अगर लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले प्रेसिडेंट ने ये बात नहीं बोली है, तो फिर वो बिल जो है डिसॉल्व माना जाता है. आफ्टर द प्रेसिडेंट नोटिफाइज हिज इंटेंशन to summon a joint sitting of the two houses, none of the house can proceed further with the bill. देखिए, अब एक बार प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि इस बिल के ऊपर जॉइंट सेटिंग होगी, तो अब कोई भी हाउस जो है प्रोसीड नहीं कर सकता है. अब जॉइंट सेटिंग में ही उस बिल के ऊपर डिस्कशन होगा. हाउसेज अब इंडिविजुअली उस बिल को कंसिडर नहीं कर सकते. The Speaker of Lok Sabha presides over a joint sitting of the two houses and the Deputy Speaker in his absence. ये हमें पता है, जॉइंट सिटिंग को जो प्रिसाइड करते हैं वो स्पीकर करते हैं, और अगर स्पीकर नहीं होते तो उस केस में डिप्यूटी स्पीकर करते हैं. इफ़ डिप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो एबसेंट फ्रॉम अ जॉइंट सिटिंग, तो फिर डिप्यूटी चेयरमैन करते हैं. ये देखिए, आप नोटिस करिए, यहाँ पे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड नहीं कर रहे हैं, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड कर रहे हैं. इफ़ ही इज ऑल्सो एबसेंट, सच अदर मेंबर एज मे बी डिटरमाइंड बाय मेंबर्स और प्रेजेंट एट जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड्स. देखिए, सबसे पहले स्पीकर प्रिसाइड करेंगे. स्पीकर नहीं होंगे तो फिर यहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे. अगर डिप्यूटी स्पीकर नहीं होंगे तो फिर यहाँ पे डिप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करेंगे. और अगर ये भी नहीं हुए तो कोई भी मेंबर, जो हाउस जो है यहाँ पे जॉइंट सिटिंग में जो मेंबर्स डिसाइड करेंगे, वो कोई मेंबर, ये सभी मेंबर्स मिलकर किसी एक मेंबर को यहाँ पे नॉमिनेट कर लेंगे. इट इज़ क्लियर दैट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग एज ही नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ये हमने पहले भी पढ़ा था. चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, क्योंकि वो मेंबर नहीं है तो वो किसी भी मीटिंग के ऊपर यहाँ पे प्रिसाइड नहीं कर सकते. The quorum to constitute a joint sitting is 1/10 of the total number of members of the two houses. अब दोनों ही houses के members का एडिशन करके उसका 1/10 देखा जाता है. The joint sitting is governed by rules of procedure of लोक सभा. देखिए, प्रिसाइड भी यहाँ पे स्पीकर कर रहे हैं, और गवर्न किसके रूल से हो रहे हैं? लोकसभा के रूल से, ना कि राज्यसभा के रूल से. तो यहाँ पे राज्यसभा को हम देख रहे हैं एक तरीके से सेकेंडरी पोजीशन दी गई है. इफ़ द बिल इन डिस्प्यूट इज पास बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द joint sitting, the bill is deemed to have been passed by both the houses. Normally the Lok Sabha with the greater number wins the battle in joint sitting. यहाँ पर ये joint sitting हो रही है, यहाँ पे जो है नंबर ज़्यादा लोकसभा के मेंबर्स को होता है, तो लोकसभा जनरली जीत जाती है जब जॉइंट सिटिंग होती है जिस टाइम पे. आज तक द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्पेसिफाइड दैट अ जॉइंट सिटिंग न्यू अमेंडमेंट टू बिल कैन नॉट बी प्रपोज एक्सेप्ट इन 2 सिचुएशन. लेकिन नया अमेंडमेंट नहीं हो सकता. अमेंडमेंट बस 2 ही केसेस में लाया जा सकता है, या तो दोज अमेंडमेंट दैट हैव कॉज फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेज. जिस क्लॉज ने फाइनल डिसएग्रीमेंट किया है उस क्लॉज को लेके नया अमेंडमेंट लाया जा सकता है, या फिर दोज अमेंडमेंट्स दैट माइट हैव बिकम नेसेसरी ड्यू टू डिले इन द पैसेज ऑफ द बिल. कोई अमेंडमेंट अगर नेसेसरी हो चुका है उस बिल को पास करने के लिए, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता है. अभी तक हमारे कंट्री में 3 बार जॉइंट सिटिंग्स कराई गई हैं. एक डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में, एक बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977 में, और एक प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में. इसके अलावा कभी भी हमारी कंट्री में जॉइंट सिटिंग नहीं हुई है.
अब आ जाते हैं, देखिए बजट इन पार्लियामेंट। अभी तक हमने ऑर्डिनरी बिल देख लिया, मनी बिल देख लिया, अब हम देखेंगे कि पार्लियामेंट में बजट किस तरीके से पास होता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द बजट एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी वर्ड बजट यूज़ नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है। इन अदर वर्ड्स, द टर्म बजट हैज़ नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ पॉपुलर नेम फॉर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन डेल्ट विद इन आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करी गई है, वर्ड बजट नहीं यूज़ किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या वर्ड बजट यूज़ किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, बजट वर्ड को नहीं यूज़ किया गया। द बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर विच बिगिनस ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। यहाँ पे गवर्नमेंट की सभी एक्सपेंडिचर्स और रिसीप्ट्स को दिखाया जाता है। हमें पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ना कि 1 जनवरी से। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम देखते कि क्या क्या हमारे एक्सपेंडिचर्स हुए हैं। In addition to estimates of receipts and expenditures, the budget contains certain other elements. Overall, the budget contains the following. देखिए बजट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें जो है हम आगे जाके देखेंगे डिटेल में। एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीप्ट्स, ये हमें पता है। वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू। एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर देखेंगे। डिटेल्स ऑफ एक्चुअल रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर। देखिए जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है ना, उसके भी एक्चुअल रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स प्रेजेंट किए जाते हैं। बस कमिंग ईयर के बारे में नहीं बताया जा रहा, जो लास्ट क्लोजिंग ईयर है उसके बारे में भी बताया जाता है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, दैट इज टैक्सेशन प्रपोजल्स, प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू, स्पेंडिंग प्रोग्राम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम। ये सभी चीज़ें जो हैं बजट में आ जाती हैं कि नए साल में हम क्या क्या चीज़ें लेकर आने वाले हैं। अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं बजट के रिगार्डिंग। द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए ये जो बजट होता है इसको फॉर्मली प्रेजेंट जो है प्रेसिडेंट करते हैं। नो डिमांड फॉर ग्रांट शेल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है ग्रांट फॉर डिमांड रखने के लिए। अब आप पूछेंगे डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है, अभी हम आगे चल के इस चीज़ को देखेंगे कि डिमांड फॉर ग्रांट क्या चीज़ होती है। नो मनी शेल बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। देखिए जब अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाएगा उसी टाइम पे मनी जो है विड्रॉ किया जा सकता है कंसोलिडेटेड फंड से। नो मनी बिल इज इम्पोजिंग टैक्स शुड बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड सच अ बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। देखिए यहाँ पे जो है बजट के अंडर जो है आप किसी भी मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। नो टैक्स शेल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबॉलिश अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज। देखिए जो भी अभी टैक्सेस जो है यहाँ पे कैबिनेट ने सजेस्ट किए हैं, जो कैबिनेट जो बजट बना के लाती है उस टैक्सेस में पार्लियामेंट उसको रिड्यूस तो कर सकती है, एबॉलिश तो कर सकती है, बट इंक्रीज नहीं कर सकती उस टैक्स के अमाउंट को। पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं होती, आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। The Constitution has defined the relative roles or positions of both the houses of Parliament. Constitution ने ही डिफाइन किया क्या क्या होता है मनी बिल के रिस्पेक्ट में। अ मनी बिल और फाइनेंस बिल डीलिंग विद टैक्सेशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। हमें पता ही है लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। इस पर बस लोकसभा वोट करता है। और प्रेजेंट किसकी उससे रिकमेंडेशन से होते हैं, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स लाने के लिए। और उन डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग बस लोकसभा करता है, राज्यसभा नहीं करता। द राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल और फाइनेंस बिल टू लोकसभा विद इन 14 डेज। जो भी मनी बिल के प्रोविजन है वो सब बजट में भी आ जाएंगे। The Lok Sabha can either accept or reject the recommendations made by Rajya Sabha in this regard. The estimates of expenditure embodied in the budget shall show separately the expenditure charged on consolidated fund of India and expenditure made from consolidated fund of India। इन दोनों का अलग अलग हेड बनेगा कि कौन सा एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बजट इन दोनों को सेपरेटली शो करेगा। द बजट शेल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम एक्सपेंडिचर ऑन अदर एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर होने वाले एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको अलग से शो किया जाएगा
और बाकी एक्सपेंडिचर को अलग से। अभी जो जितना भी टेक्निकल टर्म्स है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सभी जो आप अपनी इकोनॉमी में डिटेल में पढ़ते ही हैं। The expenditure charge on consolidated fund of India shall not be submitted to the vote of the House. However, देखिए ये चार्ज एक्सपेंडिचर की बात हो रही है कि हमें पता है कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है वो हाउस के वोट के लिए नहीं सबमिट किया जाता है, उसको ऑटोमेटिकली पास कर दिया जाता है। जो एक्सपेंडिचर मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है वो हाउस के यहाँ पे वोट के लिए सबमिट किया जाता है। तो ठीक है गाइज, आप देख सकते हैं ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। अब जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो हम ट्राई करेंगे कि हम कल की वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए। तब तक आप इस पॉलिटी के पूरे क्रैश कोर्स को देखते रहिए, अपना रिविजन करते रहिए। अब हम आपसे कल मिलेंगे जहाँ पे हम पूरा ट्राई करेंगे कि अब हम कल की वीडियो में आके आपके पार्लियामेंट चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दें।